और चलिए अब आपको दिखाते हैं जोशीमठ से हमारी खास रिपोर्ट। इतने दिन से बेघर हो गया। जोशीमठ की पुकार, मोदी बनेंगे तारणहार। दीदी हमारे बचाए हमें बचाओ प्लीज, मैं हाथ जोड़ते हूँ। जोशीमठ की दरारों से जिंदगी लाई, सिर्फ दरारें नहीं आई, दिल भी टूटे हैं जोशीमठ के घरों में। ऐसे हम नहीं रह सकते। जोशीमठ की कभी न खत्म होने वाली दास्तान। मैम बहुत ज्यादा परेशान है, हमारा घर चले गया, रोजगार चले गया, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। इंसानों का दर्द दीवारों की दरारें कर रही बयां, सर्द रातों में उजड़ते आशियानों का दर्द। इतने आसानी से नहीं बनता ये बिल्डिंग। चाय बेचते थे मेरे पापा, होटलों में काम किया है उन्होंने, अपने खून पसीने की कमाई से आज उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है और उसको आज आप ऐसी ध्वस्त कर दोगे। दर्द भरी रात की रोंगटे खड़े करने वाली रिपोर्ट, जोशीमठ की काली रात। जब सारा देश सो रहा था, घना अंधेरा छाया था, एक जगह ऐसी भी थी जहां बरसात ने फिर से डराया था। दीवारों की दरारों के दरकने का एहसास फिर से हो आया था। जोशीमठ में बरसात का शोर था, दरारों का डर था, अंधेरी घनी रात का खौफ था। तब भारत 24 जोशीमठ के साथ रात में बरसात में दर्द बांटने पहुंचा। रात के अंधेरे में रहना मुश्किल हो जाता है, सोना मुश्किल हो जाता है, खाना पीना मुश्किल हो जाता है जब आपके ऊपर आपदा आई हो। जोशीमठ की फिजाओं का, उन ठंडी हवाओं का एहसास करने हमारी संवाददाता महिमा पहुंची जोशीमठ के लोगों के बीचों बीच। कहते हैं कि परेशानियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन दिन कट ही जाता है, लेकिन रात इतनी आसानी से नहीं कटती। रात का अंधेरा आपको सोने नहीं देता। जोशीमठ की सर्दी और ये बारिश आज जोशीमठ के लोगों को सोने नहीं दे रही है, क्योंकि आज यहाँ पर शोर है, शांति तो है। आपको इस वक्त अंधेरे में सन्नाटा आपको सुनाई देगा, मतलब कोई आवाज आपको नहीं आएगी, लेकिन आज लोगों के कानों में शोर होगा। लोग शायद करवटें बदल रहे होंगे, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही होगी। मैं इस वक्त जोशीमठ में मौजूद हूँ। मैं महिमा सिंह कंवर अपनी पूरी टीम के साथ आज आपको जमीनी हकीकत दिखाऊंगी। चूंकि मैं खुद पहाड़ों से संबंध रखती हूँ और आज मैं भी चैन से नहीं सो पा रही, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज जोशीमठ की सड़कों पर निकलूं और फिर आप तक तस्वीरें मैं पहुंचाऊं कि आखिर आज यहाँ पर लोग किस तरह से परेशान हैं। आज पहाड़ चिल्ला रहे हैं कि जालिम मनुष्यों ने हमको छलनी कर दिया, जालिम मनुष्य ने सब कुछ खत्म कर दिया, हमारी प्राकृतिक सौंदर्य भी खत्म कर दिया और यहाँ से स्वच्छता और शांत वातावरण भी आज खत्म कर दिया। तो देखिए, अब हम बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी में और यहाँ से अब हम सीधे चलेंगे, दिखाएंगे आपको पहाड़ों का दर्द, जो कि पहाड़ खुद बयां कर रहे हैं। पहाड़ अपना दर्द बयां करते करते आज रो रहे हैं और साथ ही पहाड़ी लोग भी अपनी पहाड़ से मुश्किलों को बताते हुए लगातार रो रहे हैं। हम इन वीरान सड़कों से होते हुए गुजरेंगे, लेकिन ये वीरानियाँ बहुत कुछ बयां करती है। क्या कुछ बयां करेगी, आगे हमारे साथ चलते रहिए और आगे आपको दिखाएंगे भी और सुनवाएंगे भी। ये अंधेरा, ये ठंडी हवाएं उनको चैन से सोने नहीं दे रही। उनके कानों में लगातार शोर है, परेशानी है और वो डर है विनाश का, महाविनाश का, विध्वंस का, जो कि इस वक्त पहाड़ों में है। हम आपको सीधे दिखाएंगे ग्राउंड की तस्वीरें और कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलाएंगे जो कि जिनके लिए रात बहुत मुश्किल है, जो चैन से सो नहीं पा रहे, जो बहुत ही ज्यादा परेशान है। ये आग, ये अलाव इनको राहत नहीं दे रही, क्योंकि नींद गायब है, परेशान है। बहुत ज्यादा बारिश। मैम बहुत ज्यादा परेशान है, हमारा घर चले गया, रोजगार चले गया, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। अब वैसे ही हम ऑलरेडी अब सड़क पे आ ही चुके हैं। अब ये हमारी अंतिम लड़ाई है, जीवन मरण की लड़ाई है।
लेकिन भैया एक चीज बताइए, आज आपका पूरा परिवार परेशान होगा, घर में छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, कैसे रह पा रहे हैं? मतलब सो नहीं पा रहे होंगे, घरों में दरारें आ रही है, आपने देखा होगा आसपास में भी दरारें आ रही है, आपके घरों में भी ऐसा है क्या? बिल्कुल मैम, मेरा तो घर सबसे ज़्यादा मीडिया में चला है। मेरी 7 साल की बेटी है। मैं झूठ बोल रहा था उनको कि कुछ नहीं हुआ, पर बिल्कुल आपने सच दिखाना है, मीडिया ने जो दिखाया। 7 साल की बेटी मेरी रो रही है, पापा एक बार आना है, एक बार आना है। तो क्या बोलूँ, मैं इस चीज़ को बयां भी नहीं कर पा रहा। और हमारा तो बचपन यहीं गुजरा है, यहीं पढ़ाई लिखाई हुई है, सब कुछ हुई है। फिर मैं देहरादून गया ग्रेजुएशन करने के लिए, वहाँ हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, पर हमने कहा रिवर्स पलायन करते हैं। रिवर्स पलायन करके यहाँ आए, कुछ काम करने की सोची, लेकिन आज ये स्थिति आ गई। और कई दौर की बातचीत हमारी प्रशासन के साथ हो गई है, कोई ठोस एश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर खूब बारिश हो रही है, बारिश अभी हो रही है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इनको राहत नहीं दे रहा। राहत कैसे देगा? आखिर राहत कैसे देगा? क्योंकि इन लोगों का सब कुछ छिन चुका है, इन लोगों का सब कुछ छिन चुका है। आज रोजगार छिन चुका है, काम छिन चुका है, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, उनके भविष्य पर खतरा है। तो ये सब यहाँ पर है और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मैं यहाँ पर होटल के जो मालिक है, उनकी बेटी इस वक्त यहाँ पर है। यहाँ पे देखो सारी हमारी माएँ अपने घर को बचाने के लिए देखो कैसे प्लास्टिक वगैरह लगा रही है। और मैं आपको ना एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जी जी दिखाइए प्लीज़ मैम। तो देखिए ये इनकी माता यहाँ पर बुजुर्ग हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, और देखिए इसके बावजूद चूंकि ये चैन से सो नहीं पा रहे, अब बारिश यहाँ पर हो रही है, तो इसको बचाने के लिए ये खुद उतरी यहाँ पर। और आप देखिए कि कितनी भयानक या फिर हृदय विदारक ये तस्वीरें हैं और ये परेशान कर देती हैं। हाँ जी, आप बता रही थी कुछ। मैम इधर आइए। हाँ जी, मैं परेशान हूँ अपने माता पिता को लेके। उनका स्वास्थ्य ऐसा ठीक नहीं है, वो शुगर के भी पेशेंट है और ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट है। मेरे पापा के पैर अभी भी स्वेलिंग हो रखी है, डंडा लेके वो चल रहे हैं। आज सुबह से भाग दौड़ कर रहे थे, मैंने देखा भागकर मीटिंग हुई, वहां से आए फिर दोबारा, काफी ज्यादा परेशान थे। आप छोटे छोटे बच्चों को खुद भी छोड़ कर आई, आपके छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आई हूँ। मैं रात में प्रेस की गाड़ी से अकेले ही मैं आ गई थी देहरादून से, क्योंकि मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैं ऑल द टाइम मीडिया में तो दिखता ही है, इस देवभूमि का लोगों का ये हाल होगा, कभी सपने में नहीं सोचा था मैंने कि मैं आज मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार यहाँ पर ऐसे रोड पे बैठे हुए होंगे, कभी नहीं सोचा था। देवभूमि, आप देखिए कि ये परिवार था, ये होटल के जो मालिक हैं उनकी बेटी हैं और बहुत दूर से आई हुई हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर यहाँ पर पहुंची। और इनका ये कहना है कि कभी इन्होंने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी कि पहाड़ का ऐसा हाल होगा, जोशीमठ का ऐसा हाल होगा। आज पहाड़ देखिए, ऐसा विकास आज पहाड़ों में हो रहा है कि पहाड़ लगातार छलनी हो रहे हैं। पहाड़ों का ऐसा विकास हो रहा है कि पहाड़ों में विनाश हो रहा है। मैं यूं कहूंगी कि विनाश भी नहीं बल्कि महाविनाश इन पहाड़ों का हो रहा है। और आप लगातार तस्वीरें देखेंगे कि देखिए कितनी मोटी मोटी दरारें यहाँ पर आई हुई हैं। और ये परिवार है जो इस वक्त देखिए इन दरारों को यहाँ पर ढक रहा है, इन दरारों को यहाँ पर ढक रहा है ताकि और ज़्यादा परेशानियाँ इससे ना बढ़े। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि बारिश अगर होगी तो बारिश के बाद फिर मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती है। और ये देखिए, ये जो होटल की मालकिन है बहुत बुजुर्ग हैं और ये खुद यहाँ पर देखिए कि किस तरह से तरपाल से, और यहाँ पर जो सीमेंट की बोरियां रखी हुई हैं, ये टूटी हुई जो आपको बेस नजर आएगा, इसको ढकते हुए वो नजर आ रही है। तो ये आज पहाड़ का हाल है और आप देखिए कि इसी हाल में आज पूरे जो पहाड़ी लोग हैं वो बेहाल नजर आ रहे हैं। तो देखिए चलते चलते अब हम थोड़ा सा और आगे की ओर निकले और मुझे अपने सामने बिल्कुल यहाँ पर 3-4 लोग और नजर आ रहे हैं जो कि मुझे लगता है कि ये भी प्रभावित है और रात इनको भी चैन से सोने नहीं दे रही है। भैया, आप यहीं के रहने वाले हैं? जोशीमठ? जी, जोशीमठ के। आप होटल है आपका, आप क्या करते हैं नाम? जी, होटल नहीं है, मेरा घर है होटल के पीछे। हाँ जी। और मैं मूल निवासी हूँ जोशीमठ का। आपके घरों में भी दरारें आई हैं आपके आसपास में या फिर आपके घर पे? जी, हमारे घरों में भी दरार है और मतलब देखते देखते मतलब हेयर क्रैक से और 1 इंच का क्रैक आ गया है अभी फिलहाल तो। अभी बारिश हो रही है और मुझे लगता है कि बारिश से और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हम भी अभी वही सोच रहे थे कि बारिश पड़ रही है, हमारे घर कल सुबह तक बचेंगे नहीं बचेंगे हमें खुद नहीं पता। आपके घर पे कौन कौन है? जी, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं और मेरी मम्मी है। तो
परेशान सभी होंगे, मुझे लगता है कि चैन की नींद तो नहीं सो पा रहा होगा पूरा परिवार, क्योंकि बच्चे भी डरे होंगे छोटे छोटे, साथ में पूरा परिवार। बिल्कुल, मेरी बेटी है अभी 7 साल की, तो बोलती है कि पापा कि हम आए हैं, एक बार हम घर देखें। ये है मेरे बच्चों का। अभी तक मेरे बच्चों को यही नहीं पता कि मतलब क्या हो रहा है, मतलब उनको सिर्फ ये पता है कि अब हम घर नहीं देख पाएंगे, जो उसकी दादी ने और उसकी मम्मी ने उसे बताया है। आपको कहीं और शिफ्ट किया गया है अभी किसी और जगह पर? जी, जगह तो उन्होंने ये कहा कि किसी सेफ जगह में चले जाओ, तो सेफ जगह तो अब हमको खुद देखनी है ना, गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ है नहीं कि आपको कहाँ रखना है। अगर एक रूम में रख देंगे, जोशीमठी में रखेंगे, तो वो तो हमारे लिए सेफ नहीं है ना। आप पुनर्वास की बात कर रहे हो, पुनर्वास अगर हम कर भी देंगे तो रोजगार कहाँ है? धार्मिक नगरी ये है, 2500 साल पुराना कल्पवृक्ष यहाँ मौजूद है, शंकराचार्य जी की तपस्थली ये रही है, बद्रीनाथ जाने का मुख्य मार्ग ये है। आप अगर इसको सीरियसली नहीं लोगे तो क्या करें हम? देखिए, ये युवा हैं और बिल्कुल वाजिब बात इन्होंने ये कही है कि अगर आप ध्यान पहले ही नहीं देंगे तो फिर बाद में क्या होगा, यानी कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि पहाड़ों में कुछ ऐसा ही हो रहा है। आज यहाँ पर सब चीज़ें खराब होती जा रही है, लोगों का आशियाना, लोगों का घर, जिंदगी भर की कमाई उनके सामने पल में सब खत्म होता जा रहा है, और ये लोग बस रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, और ये पहाड़ भी सिसक रहे हैं, और पहाड़ चिल्ला रहे हैं कि हमें बचा लो। इंसानों का दर्द दीवारों की दरारें बयां कर रही थीं। जोशीमठ में फिर से बरसात होने लगी थी। ठंडी हवाओं के घात ने, कंपकपाती रात ने जोशीमठ के लोगों की नींद उड़ा दी। हड्डियां गला देने वाली ठंड थी और विस्थापित अपना घर छोड़ स्कूलों में किसी तरह रात निकालने के लिए मजबूर थे। पहाड़ों की बेटी भी उनका दर्द जानने के लिए रात को सोई नहीं, उनका हाल जानने, उनके दर्द को पहचानने निकल पड़ी थी। कोई बात नहीं। हम रात को निकले हैं, और हम इसलिए निकले थे, हम देख रहे थे कि आप सभी लोग देखिए, एक बहुत ही मशहूर भजन है कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। चूंकि मैं खुद पहाड़ों की रहने वाली हूँ और इस पहाड़ का दर्द मैं खुद समझ सकती हूँ, और इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगी और कहूँगी कि देख तेरे पहाड़ की हालत क्या हो गई भगवान। क्योंकि ये क्रॉस के निशान, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि काफ़ी दिन पहले से यहाँ पर लग चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर इस जगह पर नया क्या है? नया दरअसल ये है कि आपको हल्की बूंदाबांदी चूंकि यहाँ पर हो रही है, लेकिन अब जो लोग यहाँ पर डरे हुए हैं, उन्होंने जो दरारें यहाँ पर बेस में आई हुई है वहाँ पर ये तरपाल लगा दी है, ताकि ये जो दरारें, इन दरारों में पानी और ना भरे और फिर उनकी परेशानियाँ और ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि उनकी ज़िंदगी भर की कमाई है। जिन लोगों पर ये सब बीत रही है वो कैसे चैन से सो पा रहे होंगे। हम थोड़ा सा आगे की ओर और चलते हैं, और इस वक्त हम वहाँ जाने की कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के घरों से छत फिलहाल अब उनके सर पर नहीं है, लेकिन उनको स्कूलों में रहने के लिए रखा गया है, और वहाँ पर छात्रावास है जहाँ पर तमाम वो पीड़ित लोग रह रहे हैं। कोशिश करेंगे उधर जाने की, और अगर वो लोग जग रहे होंगे उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अब चूंकि बारिश लगातार हो रही है तो उनको क्या चिंता हो रही है, कितनी ज़्यादा चिंता हो रही है। तो चलिए अब हम आपको सीधे आगे की ओर ले चलते हैं, और सिंहधार, ये जगह सिंहधार है, सिंहधार की ओर हम आपको आगे ले चलेंगे, और फिर वहाँ पर देखते हैं कि पीड़ित परिवार कैसे ये रात गुजार रहे हैं, जो कि रात उनके लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये घर देखिए, ताला, मैं आपको ये ताला दिखाऊंगी। ये ताले इन घरों में लग चुके हैं। इन घरों को बनाने में लोगों के कई साल लग गए, पूरी जिंदगी उनकी बीत गई, लेकिन आज ये घर वीरान पड़े हैं। और यहाँ पर ताले आपको तमाम घरों में नजर आएंगे, क्योंकि ये घर जो है, अब ये तस्वीर आपको दिखाएंगे ताला क्यों लगा। दरअसल इस घर में अब क्रॉस का निशान लग गया है, यानी कि खतरे का निशान, डेंजर जोन। ऐसे यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई घर, अभी आपको और तस्वीरें हम दिखाएंगे। क्यों थोड़ा सा हम चलेंगे, और यहाँ पर एक मकान में आपको ऐसा दिखाऊंगी जो कि पूरा ही खत्म हो चुका है। ये देखिए, ये खाली है पूरा मकान, यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनको स्कूलों में शिफ्ट किया गया है। एक पतला सा उनको गद्दा दिया गया है और उसमें वो लोग रह रहे हैं। इतनी सर्दी है यहाँ पर, हाड़ कपा देने वाली, हमें खुद इतनी ठंड लग रही है, लेकिन आप सोचिए कि वो लोग कैसे रह रहे होंगे। एक तरफ जहाँ बड़े बड़े नेता
बड़े बड़े नेता और या फिर मैं ये कहूंगी कि उनके जो नुमाइंदे हैं मोटी मोटी रजाई में सो रहे होंगे। आप देखिए कि लोग कैसे इन घरों को छोड़ करके यहां से जा चुके हैं। और चलिए इस बीच एक खबर का रुख करेंगे जहां अरविंद मायाराम के ठिकानों पर रेड हुई है। दिल्ली और जयपुर में सीबीआई की छापेमारी हुई है। 1688 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी केस में छापेमारी हुई है। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार में वित्त सचिव का जिम्मा निभा चुके हैं मायाराम और साथ ही गहलोत के करीबी अफसरों में इनकी गिनती होती है। अभी वर्तमान में गहलोत के आर्थिक सलाहकार का जिम्मा निभा रहे हैं अरविंद मायाराम। यूपीए सरकार के समय चिदम्बरम के करीबी माने जाते थे मायाराम। पिछले दिनों अलवर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे। सूत्रों के अनुसार राहुल के साथ देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई थी। पूर्व आईएएस अरविंद मायाराम के खिलाफ 10 जनवरी को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। आईपीसी की धारा 120B और 420 के तहत दर्ज हुआ यह मामला साल 2002 से 2015 के बीच का यह मामला बताया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर अमन राणा ने एफआईआर दर्ज करवाई। अरविंद मायाराम का नाम एफआईआर में पहले नंबर पर है। तत्कालीन सचिव आर्थिक मामलात विभाग का लिखा गया है पदनाम। एफआईआर में यूके की फर्म डे लॉ रुए इंटरनेशनल का नाम भी है। तो राहुल के साथ देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी इनकी चर्चा हुई। पूर्व आईएएस अरविंद मायाराम के खिलाफ 10 जनवरी को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। अरविंद मायाराम के ठिकानों पर रेड हुई है। आईपीसी की धारा 120B और 420 के तहत ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। साल 2002 से 2015 के बीच का ये मामला बताया जा रहा है। 1688 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी का केस है जिसमें छापेमारी हुई है। सब इंस्पेक्टर अमन राणा ने एफआईआर दर्ज कराई है और कई ठिकानों पर रेड की गई है। कांग्रेस के आला नेताओं में इनकी गिनती होती है। कईयों के करीबी हैं अरविंद मायाराम जिनके नाम पर ये एफआईआर दर्ज हुई है और पहले नंबर पर इनका नाम है एफआईआर में। तत्कालीन सचिव आर्थिक मामलात विभाग का पदनाम लिखा गया। इस एफआईआर में यूके की फर्म डे लॉ रुए इंटरनेशनल का भी नाम है।